So hello friends, welcome to my YouTube channel Infinite Knowledge, and today we are talking about what is the dielectric loss and what is a dielectric heating in Hindi. So let's get started without wasting any time. तो पहले स्टार्ट करते हैं हम व्हाट इज़ अ डाइलेक्ट्रिक लॉस। ये डाइलेक्ट्रिक लॉस होता क्या है और वो कैसे हमको डाइलेक्ट्रिक हीटिंग में हेल्प करता है, डाइलेक्ट्रिक प्रिंसिपल और डाइलेक्ट्रिक हीटिंग में कैसे डाइलेक्ट्रिक लॉस हेल्प करता है वो हम समझने वाले हैं। एकदम बेसिक से समझेंगे, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ अ डाइलेक्ट्रिक लॉस। लॉस क्या है? तो अभी हम सिंपली लेते हैं कि एक हमारा मॉलिक्यूल होता है। तो मॉलिक्यूल में क्या होता है कि बीच में पॉजिटिव आयन और इलेक्ट्रॉन ऐसे रैंडमली अरेंज होते हैं और रैंडमली मूवमेंट करते हैं। ऐसे रैंडमली तो नहीं बोल सकते, इसके सराउंडिंग पॉजिटिव और न्यूक्लियस के सराउंडिंग वो मोशन में रहते हैं। इलेक्ट्रॉन, ये वाले इलेक्ट्रॉन मोशन में रहते हैं। तो अभी क्या होता है, ये सिंपली एक मटेरियल है, इसमें एक एटम दिखाया है, ऐसे नंबर ऑफ एटम ऐसे सेम, इधर पॉजिटिव आयन और नेगेटिव नेगेटिव इधर इधर, ऐसे नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट रहते हैं कोई भी मटेरियल में। तो अभी हम यहाँ डाइलेक्ट्रिक लॉस की बात कर रहे हैं, मतलब हम इंसुलेटर की बात करेंगे। तो एक इंसुलेटर में ऐसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और एटम्स प्रेजेंट रहते हैं और वो कैसे अरेंज रहते हैं? इंसुलेटर है, इंसुलेटर मतलब ये एक दूसरे से टाइटली अरेंज रहते हैं। कोई भी इंसुलेटर मटेरियल में जो एटम होते हैं वो एक दूसरे से बहुत साथ में जुड़े रहते हैं और जॉइंटिंग बहुत मजबूत होता है उनके बीच में। तो अभी क्या किया हमने, डाइलेक्ट्रिक लॉस समझना है, तो ये तो हमने एक इंसुलेटर की बेसिक प्रॉपर्टी देखी। तो अभी क्या किया कि सिंपली मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जब भी ऐसे जो इंसुलेटिंग मटेरियल को मैं दो प्लेट्स के बीच में रखता हूँ और दो इलेक्ट्रॉन के बीच में रखता हूँ, ये एक प्लेट और ये दूसरी वाली प्लेट, और ये दोनों के बीच में हमने क्या रखा है? इंसुलेटिंग मटेरियल रखा है। तो मैंने क्या दिया है, यहाँ पॉजिटिव दिया है वोल्टेज और इधर नेगेटिव वोल्टेज दिया है। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव के कारण क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड, और आप ऐसा भी बोल सकते हो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जनरेट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, आप ऐसा बोल सकते हो रैंडमली। वो कैसे जाएगा? पॉजिटिव तो नेगेटिव जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव सप्लाई दिए है प्लेट को। ये दो हमारे इलेक्ट्रोड बोल सकते हो आप, प्लेट भी बोल सकते हो। तो ये दोनों ही हैं, उसके बीच में हमारा इंसुलेटिंग मटेरियल है। अभी हम क्या समझ रहे हैं? अभी हम डाइलेक्ट्रिक लॉस समझ रहे हैं। तो ये सिंपल अरेंजमेंट हो गया, प्लस दिया माइनस दिया, बीच में इंसुलेटिंग मटेरियल रखा हुआ है। अभी जैसे ही मैंने प्लस और माइनस दिया, ये जो रैंडमली अरेंज एटम है वो एनर्जाइज हो जाएंगे और एक मूवमेंट में और एक पैटर्न में सेट हो जाएंगे। वो कैसे सेट हो गए, कौन सी पैटर्न में सेट हो गए, वो अभी आप देखना अच्छे से। ये दो प्लेट है, इधर मैंने पॉजिटिव दिया है, नेगेटिव दिया है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन था और इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऐसे डाइपोल में अरेंज हो जाते हैं पॉजिटिव नेगेटिव के रूप में। जब मैं पॉजिटिव और नेगेटिव सप्लाई देता हूँ कोई भी इंसुलेटर को, जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में के बीच में रखता हूँ, तब आप ऐसा भी बोल सकते हो, सप्लाई देता हूँ और मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रखता हूँ तब। तो ये कैसे अरेंज हो जाएगा? ये पॉजिटिव है मतलब नेगेटिव वाला इसके तरफ आएगा और पॉजिटिव वाला नीचे आएगा। सेम नेगेटिव वाला इसके तरफ आएगा और पॉजिटिव वाला नीचे आएगा। क्यों पॉजिटिव वाला नीचे? क्योंकि ये नेगेटिव प्लेट है, ये वाली पॉजिटिव प्लेट है। तो ऐसे सभी एटम आ जाएंगे यहाँ से सभी। ये तो मैंने एक अच्छी पैटर्न में अरेंज किया है, लेकिन एक्चुअल में कैसे है? ऐसे रैंडम अरेंजमेंट होती है सब एटम ऐसे रैंडमली अरेंज रहते हैं। दो प्लेट के बीच में रैंडमली अरेंज है, मतलब इधर माइनस प्लस माइनस प्लस, माइनस वाली टर्म ऊपर रहेगी क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड ऊपर की तरफ है। इधर भी माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, सभी जगह पे माइनस ऊपर प्लस नीचे, माइनस ऊपर प्लस नीचे रहता है। तो ये तो मैंने आपको सिंपली बोल दिया कि ऐसा होता है। अभी हम क्या देख रहे हैं? डाइलेक्ट्रिक लॉस देख रहे हैं। तो डाइलेक्ट्रिक लॉस क्या बोलता है कि जब भी ये
हमारी ऐसी मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक में मैं बहुत कंफ्यूज हो जाता हूँ बोलने में, तो आप थोड़ा समझ लेना। मतलब कमेंट मत करना कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को कंपेयर और सेम बोल रहे हो, समझ लेना कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई प्लस टू माइनस। तो ये तो सिंपली जब पॉजिटिव और नेगेटिव दिया तब, ये कांस्टेंट है, ये वाली प्लेट हमेशा पॉजिटिव पे रहती, ये वाली प्लेट हमेशा नेगेटिव पे रहती। हम समझ क्या रहे, आप टॉपिक देख लेना इलेक्ट्रिक, अभी हम डाइलेक्ट्रिक लॉस ही समझ रहे हैं, तो अब डाइलेक्ट्रिक लॉ अच्छे से समझ लेना। तो अभी 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 क्या होता है कि जब जब मैं पॉजिटिव और नेगेटिव सप्लाई ना दे के अल्टरनेटिंग सप्लाई देता हूँ, इसके बीच में अल्टरनेटिंग सप्लाई देता हूँ। अल्टरनेटिंग मतलब कौन सा वाला, एसी वोल्टेज देता हूँ। एसी में क्या रहता है, एसी में आपको पता है कि एक पॉजिटिव साइकिल आती है और नेगेटिव साइकिल आती है, मतलब इसकी पोलैरिटी चेंज होती रहती है। मतलब कौन सी पोलैरिटी, तो एक साइकिल के लिए मतलब ये ऊपर वाली साइकिल के लिए प्लस और माइनस है, और नीचे वाली साइकिल के लिए ये माइनस और प्लस हो जाएगा। मतलब ये वाली साइकिल के लिए प्लस माइनस और इधर माइनस प्लस, ये प्लस माइनस और माइनस प्लस। तो प्लस माइनस में ऐसी अरेंजमेंट होती है। तो पहली साइकिल के दौरान हमारा जो रैंडमली अरेंज था एटम, वो ऐसे अरेंज हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस है माइनस है, ये पॉजिटिव साइकिल बोल देता हूँ, और ये वाली हमारी नेगेटिव साइकिल। अभी हम एसी की बात कर रहे हैं, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक लॉस हमारा एसी में आता है। मैंने जब भी एसी सप्लाई को कनेक्ट किया है दो इलेक्ट्रोड्स के साथ, तब पॉजिटिव इसके साथ आया, नेगेटिव इसके साथ आया, पॉजिटिव नेगेटिव, तो इसके कारण हमारे एटम ऐसे अरेंज हो गए, आप देख सकते हो। लेकिन ये साइकिल कंप्लीट होने के बाद जब ये वाली साइकिल आई, मतलब अभी प्लस नीचे आया माइनस ऊपर आया, तो मैं फिर से ड्रॉ करूँ तो आप ऐसा बोल सकते हो कि इधर माइनस आया और इधर प्लस आया, मतलब अभी ये जो प्लस था वो माइनस हो गया। और सेम अभी मैं थोड़ी छोटी फिगर ड्रॉ करता हूँ, बाकी दोनों सेम ही है, ये माइनस इलेक्ट्रॉन होगा और ये प्लस होगा। तब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन अभी और ये जो डाइपोल बने, इसको हम डाइपोल बोलते हैं, इसको हम डाइपोल बोलते हैं, DIPOL, डाइपोल बोलते हैं। तो ये जब भी हम पॉजिटिव साइकिल से नेगेटिव साइकिल की तरफ जाते हैं, तब ये उसकी पोजीशन चेंज करेगा। मतलब पहले पॉजिटिव, ये एक डाइपोल की बात करूँ तो ये माइनस था प्लस था, तब हमारी ये वाला इलेक्ट्रोड पॉजिटिव था, ये नीचे वाला नेगेटिव था। लेकिन जब ये चेंज होके नेगेटिव और पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये उसकी डायरेक्शन भी चेंज करेगा। मतलब वो रोटेट होकर ऐसे, पहले ऐसे आएगा, फिर ऐसे होगा, इधर माइनस प्लस, और फाइनली प्लस ऊपर चला जाएगा, माइनस नीचे आ जाएगा। तो ये हमारा नेगेटिव और पॉजिटिव। तो ये पूरा रोटेट हुआ, ये पूरा 180 डिग्री रोटेट हो गया। पहले नीचे था, ऐसे था, माइनस प्लस था, वो 180 डिग्री रोटेट होकर प्लस माइनस हो जाएगा। तो ये तो मैंने एक का बताया, इधर पूरा मटेरियल के सब में चेंज होगा। सब में मतलब ये भी चेंज होगा, ये भी चेंज होगा, ये भी सबके सब चेंज हो गए। तो चेंज होके वो, मतलब कोई ये एक एटम है, वो चेंज होके ऐसा हो गया, अभी दूसरा चेंज हो रहा है, अभी ये ऐसी पोजीशन में है, ये चेंज हो रहा है, ये उसकी ऑलरेडी वाली पोजीशन में है। क्योंकि अभी सबके सब एटम चेंज होना ट्राई कर रहे हैं, कुछ चेंज हो जा रहे हैं, कुछ नहीं हो जा रहे हैं, क्योंकि वो बॉन्डिंग बहुत मजबूत है इन सब के बीच में। तो कुछ हो जा रहा है, कुछ नहीं हो जा रहा है, और उसके बीच में क्या हो रहा है, ये सबके बीच में इंटर एटॉमिक फ्रिक्शन क्यों हो रहा है? ऑब्वियसली बात है, ऑब्वियसली कि जब ये यहाँ से ये दोनों मूवमेंट करेंगे ऐसे ऐसे, तो वो एक दूसरे से टच हो गए, ये रोटेट हो रहे हैं दोनों इस साइड, ये माइनस प्लस होके प्लस माइनस हो रहे हैं दोनों। तो ऑब्वियसली उसके बीच में फ्रिक्शन होगा। तो उसको हम फिजिक्स की आप बोल सकते हो कि फिजिक्स में हम उसको इंटर एटॉमिक फ्रिक्शन बोलते हैं। तो ये दोनों के बीच में फ्रिक्शन लगता है जब वो रोटेट होता है। कब रोटेट होता है? जब हमारा सप्लाई चेंज होता है प्लस से माइनस। तो अभी हमारा प्लस से माइनस हुआ, तो पहले तो माइनस प्लस ऊपर था, माइनस नीचे था, तो हमारी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड थी वो ऐसी आ रही थी। लेकिन
अभी हमारा ऐसी आएगी क्योंकि नीचे पॉजिटिव आ गया, यहाँ पे पूरा चेंज हो गया। अभी हम नेगेटिव साइकिल की बात कर रहे हैं, इसमें हम पॉजिटिव साइकिल की बात कर रहे हैं। तो अभी नेगेटिव में क्या है, हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो प्लस टू माइनस ऐसे जा रही है। तो उसके कारण जो हमारे यहाँ से जो मॉलिक्यूलर थे उसकी पोजीशन चेंज होके माइनस प्लस टू प्लस माइनस हो गई। लेकिन 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 क्या है, हम एसी सप्लाई दे रहे हैं। एसी सप्लाई मतलब क्या होता है, वो कंटिन्यूअस चलता जा रहा है। मतलब कंटिन्यूअस चलता जा रहा है, उसका मतलब क्या हुआ कि वो प्लस जो यहाँ प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस ऐसा कंटिन्यूअसली होता जा रहा है। मतलब जो हमारा एसी सप्लाई है वो प्लस माइनस और माइनस प्लस होता जा रहा है। उसका टाइम क्या है, तो जो हम फ्रीक्वेंसी f इज इक्वल टू 50 हर्ट्स रखें तो वो फ्रीक्वेंसी मतलब f इज इक्वल टू 50 हर्ट्स साइकिल पर सेकंड। मतलब एक सेकंड में हमारी कितनी 50 साइकिल जा रही है। एक सेकंड में हमारी 50 साइकिल यहाँ से पास हो रही है। मतलब क्या हो रहा है, वो 50 बार प्लस माइनस हो रहा है। क्या ये 50 बार हमारा प्लस और माइनस वाली पोजीशन पे रह रहा है और 50 बार माइनस प्लस। मतलब एक सेकंड में क्या हो रहा है, एक सेकंड में वो 100 बार टोटल पोजीशन चेंज कर रहा है। एक प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस ऐसा टोटल करे एक सेकंड के लिए, तो वो 100 बार उसकी पोलारिटी चेंज कर रहा है। तो मतलब क्या हुआ क्या कि वो 100 बार उसकी पोलारिटी चेंज कर रहा है। मतलब ये पॉजिटिव नेगेटिव के तरफ जब होगा तब हमारी मैग्नेटिक फील्ड ये ऐसी आएगी, और नेगेटिव टू पॉजिटिव होगा, मतलब पॉजिटिव टू नेगेटिव ये वाली पोजीशन, ये वाली नहीं, ये वाली पोजीशन होगी तो अब हमारी मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसी आएगी। मतलब एक सेकंड में हमारी मैग्नेटिक फील्ड कितनी बार चेंज हो रही है, 100 टाइम चेंज हो रही है। क्योंकि वो प्लस टू माइनस माइनस टू प्लस प्लस टू माइनस माइनस टू प्लस 100 बार हो रहा है, 50 हर्ट्ज लेते हैं तब। तो मतलब जो हमारे अंदर जो मॉलिक्यूल थे, जो एटम थे, वो भी चेंज हो रहे हैं। ये डाइपोल भी उसकी पोजीशन चेंज कर रहा है 100 बार उसकी पोजीशन एक सेकंड में चेंज कर रहा है। तो ये जो पोजीशन चेंज करता है तब वो दूसरे एटम के साथ फ्रिक्शन होता है। जब वो उसकी पोजीशन चेंज करेगा तब दूसरे एटम के साथ उसका फ्रिक्शन होगा। उसको क्या हम बोलते हैं, इंटर एटॉमिक फ्रिक्शन बोलते हैं। ये फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन होने के कारण उसमें हीट जनरेट होती है, और हीट जनरेट होने के कारण डाइलेक्ट्रिक लॉस होता है इंसुलेटर में। सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड। आपको समझना पड़ेगा कि मैग्नेटिक फील्ड रिवर्स हो रही है, उसके कारण हमारे डाइपोल भी रिवर्स हो रहे हैं। लेकिन डाइपोल तुरंत रिवर्स नहीं होते, थोड़ा टाइम लेते। कुछ डाइपोल उसकी पोजीशन में ही रह जाते, रिवर्स नहीं हो पाते। डाइपोल बहुत नज़दीक है एक दूसरे से, तो उसके कारण उसके बीच में इंटरमोलेक्यूलर फ्रिक्शन और इंटर एटॉमिक फ्रिक्शन लगता है। उसके कारण हीट जनरेट होता है, और हीट जनरेट होने के कारण डाइलेक्ट्रिक लॉस होता है। तो अभी मैं ऐसा बोल देता हूँ कि जो आपको सिर्फ डाइलेक्ट्रिक लॉस समझना था तो आपके लिए इतना वीडियो काफ़ी है। अभी जो हम समझने वाले हैं वो समझने वाले हैं डाइलेक्ट्रिक हीटिंग क्या होता है, और हम डाइलेक्ट्रिक लॉस का इक्वेशन से PL मतलब पावर लॉस फाइंड करेंगे। थोड़ा बहुत डाइलेक्ट्रिक लॉस का इक्वेशन पार्ट भी देखेंगे, कौन सी फॉर्मूला आती है वो सब। तो वीडियो से जुड़े रहेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। डाइलेक्ट्रिक हीटिंग इज़ ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट कॉन्सेप्ट। पर जो आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से बैकग्राउंड नहीं करते हो तो आपको डाइलेक्ट्रिक हीटिंग नहीं आएगा। जो आपको सिर्फ डाइलेक्ट्रिक लॉस समझना है तो इधर तक वीडियो था। अभी मैं उसका डेरिवेटिव भी बताता हूँ, लेकिन जो आपको इधर तक समझना है तो आप यहाँ से वीडियो छोड़ सकते हैं। लेकिन जो अच्छे से समझना है, उसका इक्वेशंस भी समझना है, तो अभी हम कंटिन्यू करते हैं। तो अभी हम PL का इक्वेशन फाइंड करेंगे और डाइलेक्ट्रिक हीटिंग समझेंगे। तो ये इसका जो हीट जनरेट हुआ, ये मॉलिक्यूल उसकी पोजीशन चेंज कर रहे हैं, उसके कारण उसके बीच में स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, इंटर एटॉमिक फ्रिक्शन हो रहा है, उसके कारण जो हीट जनरेट हो रहा है, ये हीट का काम क्या है, ये हीट का काम है। और ये हीट को ही हम डाइलेक्ट्रिक हीटिंग की तरह यूज़ करेंगे। ये हीट का मतलब उसके ही अंदर जो मूवमेंट हो रहा है फील्ड रिवर्सल करके, उसके मूवमेंट के कारण अंदर मूवमेंट हो रहा है,
एटम के बीच में वो मूवमेंट के कारण हीट जनरेट हो रहा है और वो हीट को ही हम डाइलेक्ट्रिक हीटिंग बोलते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक हीटिंग 50 हर्ट्ज पे नहीं होता, उसके लिए हमको हाई फ्रीक्वेंसी सप्लाई चाहिए। हाई फ्रीक्वेंसी मतलब 1 to नियरली, आई डोंट नो बट इट इज़ नियरली 1 to 40 मेगा हर्ट्ज जितनी फ्रीक्वेंसी चाहिए, जो आपको डाइलेक्ट्रिक हीटिंग जो इंडस्ट्री में यूज़ होता है उसकी फ्रीक्वेंसी, डाइलेक्ट्रिक हीटिंग की फ्रीक्वेंसी 1 to 40 मेगा हर्ट्ज जितनी होती है। तो अभी हम डाइलेक्ट्रिक लॉस को इक्वेशन के पार्ट में समझेंगे। तो अभी आपको पता ही होगा कि कोई भी इंसुलेटर परफेक्ट इंसुलेटर नहीं होता, परफेक्ट इंसुलेटर आपको नहीं मिलता। सेम आपको परफेक्ट कंडक्टर भी नहीं मिलता, उसमें भी थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस रहता है। तो मैं जो हमारा ये बनाया है उसको मैं थोड़ा इक्वेशंस के रूप में, मतलब आर और सी के रूप में लिख सकता हूँ। तो ये हमारा वोल्टेज सप्लाई था और ये उसमें थोड़ा बहुत, तो ये क्या बन रहा है, ये सिंपली क्या बन रहा है, ये दो प्लेट है और उसके बीच में इंसुलेटर है। मतलब ये बन क्या रहा है, ये प्लेट्स है और ये इंसुलेटर है। आपको पता चल रहा है मैं किसकी बात कर रहा हूँ? पता चल गया आपको किसकी बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ कैपेसिटर की। तो ये कैपेसिटर बन रहा है। तो आपको पता तो चल गया कि ये कैपेसिटर बन रहा है, लेकिन कैपेसिटर हमेशा प्योर कैपेसिटर नहीं मिलता, आपको वो भी पता है। हम उसमें थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस आता है, तो मैं उसको उसका रेजिस्टेंस और कैपेसिटर ऐसे में डिनोट कर सकता हूँ। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम डाइलेक्ट्रिक लॉस की फॉर्मूला बना रहे हैं। तो सिंपली जो ये वोल्टेज अप्लाइड है, ये करंट फ्लो हो रहा है, इसमें से जो करंट फ्लो होगा वो IR होगा, कैपेसिटर में से जो फ्लो होगा वो IC होगा। तो ये करंट और वोल्टेज का मैं जो ग्राफ बनाता हूँ तो कैसा बन सकता है कि जो करंट है जो रेजिस्टेंस में से पास हो रहा है वो वोल्टेज के इन फेज आएगा, सिंपल रूल है। और जो कैपेसिटर में से पास होगा वो आगे आएगा, 90 डिग्री आगे आएगा, क्योंकि कैपेसिटर कैसा बिहेवियर देता है, लीडिंग बिहेवियर देता है। तो करंट लीड करेगा वोल्टेज से। तो इसका रिजल्टेंट क्या मिल रहा है हमको? रिजल्टेंट सिंपली जो ये मिल रहा है करंट, वो हमारा रिजल्टेंट करंट फ्लो हो रहा है, जिसका ये फाई है और ये डेल्टा एंगल है। तो अभी मैं डाइलेक्ट्रिक लॉस की फॉर्मूला बनाता हूँ। तो डाई इलेक्ट्रिक लॉस PL इज इक्वल टू VI cos फाई। सिंपली लॉस की पावर की फॉर्मूला आती है VI cos फाई। तो इसको मैं V इंटू IR लिख सकता हूँ, क्यों लिख सकता हूँ? क्योंकि cos फाई इज इक्वल टू cos फाई मतलब ये जो बन रहा है ये वाला IR डिवाइड बाय I, आप ऐसा लिख सकते हो। तो I इंटू कॉस फाई इज इक्वल टू IR। तो ये मैंने IR लिख दिया। तो इधर ये जो हमारा रिजल्टेंट करंट है, ये करंट का ग्राफ है, इधर करंट, और ये वोल्टेज का ग्राफ है। लेकिन ये जो करंट आ रहा है वो रिजल्टेंट करंट है, I इज इक्वल टू IR प्लस IC। मतलब इसको हम I भी बोल सकते हैं, I भी बोल सकते नहीं, वो I ही है। आप देख ही सकते हो जो I आ रहा है वो दोनों का एडिशन करके आ रहा है। तो ये जो रिजल्टेंट आ रहा है ये I है। तो मुझे भी पता नहीं मैंने क्यों स्मॉल I लिया है, लेकिन वो स्मॉल I भी ले सकते हो और ये कैपिटल I भी ले सकते हो, लेकिन इधर कैपिटल I है तो हमने कैपिटल I रख दिया। तो ये IR आ गया, आपको पता चल गया। तो अभी IR को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 डेल्टा। ये 10 डेल्टा है, उसको मैं IR डिवाइड बाई IC भी लिख सकता हूँ। तो IR की जगह पे मैं IC इंटू 10 डेल्टा भी लिख सकता हूँ। आप 10 डेल्टा लॉस भी बोल सकते हो, डाइलेक्ट्रिक लॉस को आपको 10 डेल्टा से भी डिनोट करते हो। तो ये मैं लिख सकता हूँ। अभी हम डाइलेक्ट्रिक लॉस प्लस डाइलेक्ट्रिक हीटिंग दोनों का देख रहे हैं, तो आप थोड़ा ध्यान से समझना। तो ये वाली इक्वेशन हमको सिंपली मिलती है। तो अभी मैं IC को क्या लिख सकता हूँ, सिंपली IC को V बाई XC लिख सकता हूँ, ऑब्वियसली लिख सकता हूँ, इंटू 10 डेल्टा। अभी क्या है, ये क्या हो जाएगा आगे, V स्क्वायर डिवाइड बाई XC इंटू 10 डेल्टा आप लिख सकते हो। अभी XC को क्या लिखते हैं, 1/2 FC इज इक्वल टू 1/ω/c, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो V स्क्वायर अपॉन XC को हमने 1/ω/c से डिनोट किया और 10 डेल्टा उसके तो मल्टीप्लिकेशन में है। तो फाइनली हमको कौन सा इक्वेशन मिल रहा है, V स्क्वायर ω/c इंटू 10 डेल्टा। तो ये जो डाइलेक्ट्रिक लॉस का इक्वेशन आया ये है।
अभी हम क्या करेंगे, अभी हम ये सब की वैल्यू फाइंड करके डालेंगे। अभी आपको सिंपली पता है सी को कैसे आप डिनोट करते हैं। तो अभी मैं इक्वेशन बनाऊँ तो हमारा पी एल का इक्वेशन क्या आता है, वी स्क्वायर ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई एफ लिख सकते हैं, ऑब्वियसली लिख सकते हैं। सी को क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन जीरो एप्सिलॉन आर ए बाई डी, सिंपल कैपेसिटर की फॉर्मूला है, तो मैं ऐसे भी सी को लिख सकता हूँ। तो इधर क्या आएगा, एप्सिलॉन जीरो एप्सिलॉन आर ए बाई डी है। और जो टेन डेल्टा है उसको हम टेन डेल्टा रहने देते हैं। तो ये कुछ हमको इक्वेशन मिलता है। तो ये इक्वेशन का यूज़, ये इक्वेशन से हम क्या समझने वाले हैं कि डाइलेक्ट्रिक हीटिंग पर इफ़ेक्ट क्या होती है, डाइलेक्ट्रिक हीटिंग के लिए रिक्वायरमेंट क्या रहती है। तो इधर आप देख सकते हो कि सिंपली जो पी एल है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है, एक वी स्क्वायर के आता है और दूसरा किसके आता है, पी एल इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ। बाकी सब जो क्वांटिटी है वो क्वांटिटी कांस्टेंट है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। हम ये दोनों को चेंज कर सकते हैं। आप का तो फ्रीक्वेंसी चेंज करो, का तो वोल्टेज चेंज करो। तो जो पीएल जो लॉस आ रहा है, हमारा डाइलेक्ट्रिक लॉस आ रहा है, वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, पीएल इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर स्क्वायर और पीएल इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ। तो पीएल की रिक्वायरमेंट है, पीएल की रिक्वायरमेंट कहाँ है, हीटिंग के लिए। जितना पीएल ज़्यादा, डाइलेक्ट्रिक लॉस ज़्यादा, उतना हमारा हीटिंग भी ज़्यादा। तो पीएल को ज़्यादा बढ़ाने के लिए आप क्या करोगे, आइदर वोल्टेज इंक्रीज़ करोगे, आइदर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ करोगे, या दोनों करोगे। तो वोल्टेज इंक्रीज़ करोगे तो वो क्या करेगा, वो इंक्रीज़ का एक कांस्टेंट पॉइंट होगा। कोई भी इंसुलेटर के कांस्टेंट वोल्टेज मतलब उसका ब्रेकडाउन वोल्टेज के ज़्यादा, कोई भी इंसुलेटर का ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज़्यादा आप इंक्रीमेंट नहीं कर सकते वोल्टेज का। बाकी वो क्या हो जाएगा, पंक्चर हो जाएगा। पंक्चर मतलब डैमेज हो जाएगा, अंदर से डैमेज हो जाएगा या फिर बाहर से क्रैक पड़ जाएगा, तो वो पंक्चर हो जाएगा। इतना हम वोल्टेज इंक्रीज़ नहीं कर सकते। तो दूसरा क्या रहा, दूसरा फ्रीक्वेंसी रहा। तो पी एल इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। इसके कारण मैं पहले ही बोला था कि क्यों हाई फ्रीक्वेंसी रिक्वायर रहती है डाइलेक्ट्रिक हीटिंग के लिए। डाइलेक्ट्रिक हीटिंग के जब हीटिंग ज़्यादा चाहिए तो आप फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रखते हो। इसके कारण उसकी फ्रीक्वेंसी 1 to 40 मेगाहर्ट्ज़ जितनी जाती है। और अभी यहाँ इसका वोल्टेज ग्रेडियंट कितना है, मतलब आप कितना मैक्सिमम रख सकते हो वोल्टेज, तो दैट इज़ 18 kV पर सेंटीमीटर। लेकिन वो तो इंसुलेटर और कैसा है मटेरियल आपके दो इलेक्ट्रोड के बीच में रखा है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो एडवांटेज क्या है डाइलेक्ट्रिक हीटिंग के, सिंपली हम लास्ट टॉपिक देख लेते हैं। तो उसके एडवांटेज क्या है, तो पहले तो वो नॉन कंडक्टिव मटेरियल में भी वो हीटिंग देता है, और वो भी कैसा देता है, और दूसरा उसका एडवांटेज यूनिफॉर्म हीटिंग देता है। तो ये नॉन कंडक्टिंग मटेरियल का हीटिंग क्या हुआ, मतलब जो कंडक्टिंग मटेरियल नहीं है, जो इंसुलेटिंग मटेरियल है, वो भी हीट हो सकता है। कैसे हीट हो सकता है, जब हम डाइलेक्ट्रिक हीटिंग करें तब। अभी आप बोलोगे कि वो इंडक्शन हीटिंग से क्यों हीट नहीं हो सकता। तो उसके इंडक्शन हीटिंग कौन से प्रिंसिपल पर काम करता है, इंडक्शन हीटिंग सिंपल कौन से प्रिंसिपल पर काम करता है, वो एडी करंट के प्रिंसिपल पर काम करता है। मतलब जब भी हम उसमें से सप्लाई देते हैं, कॉइल के बीच में से सप्लाई देते हैं, और उसके नियरली या फिर अंदर जो भी कोई मटेरियल रखते हैं वो हीट होता है। तो वो कैसे हीट होता है, वो एडी करंट जनरेट करता है। जब कॉइल में से करंट फ्लो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड जो मटेरियल रखा है उसको कट करेगा, और वो कट मटेरियल जो कंडक्टिव होता तभी उसमें से एडी करंट फ्लो होगा। आपने देखा होगा कि यूट्यूब पे जो DIY प्रोजेक्ट बनाते हैं, किसके बनाते हैं, इसके इंडक्शन हीटिंग के प्रोजेक्ट बनाते हैं। उसमें जब ऐसे कॉइल रखते हो, जो आप प्रोजेक्ट बनाओ, तो उसमें जब आप कॉइल रखोगे उसमें हाथ डालना, आपके हाथ मतलब कॉइल से मत टच हो जाना। वैसे तो कॉइल भी इनेमल कोटेड होती है, लेकिन आपने खुद बनाया होगा तो इनेमल कोटेड है या नहीं है आपको पता। लेकिन जब आप अपनी उंगली डालोगे तो वो हीट नहीं होगी। लेकिन जब कोई मेटल डालोगे और कोई कंडक्टिव मटेरियल डालोगे तो वो हीट हो जाएगा। तो ये सब प्रिंसिपल देखना पड़ता है। तो दैट इज़ वाई वी हैव टू रिक्वायर डाइलेक्ट्रिक हीटिंग। हमको इंसुलेटर मटेरियल को भी हीट करना है,
इंडस्ट्री में तो किसी का मटेरियल का भी हीट करना मांगता है हमको, तो इसके कारण हमको समझना पड़ेगा कि डाइलेक्ट्रिक हीटिंग क्या है, और डाइलेक्ट्रिक हीटिंग क्या है उसको समझने के लिए आपको डाइलेक्ट्रिक लॉसेस समझना ही पड़ेगा। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो। इफ यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल इनफाइनाइट नॉलेज, and thanks for watching this video, and if you have still any query just comment it, I will definitely reply. Again thanks for watching. वालों को करने के लिए देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए।